पिछले 2 साल 2023 से 2025 फिलिस्तीनियों के लिए बहुत ही मुश्किल रहे हैं, खासकर अगर हम गजा और वेस्ट बैंक की बात करें। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, फिलिस्तीनी पीड़ा और लचीलापन 2023 से 2025, उनके आधार पे हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी स्थिति को थोड़ा गहराई से समझें, ज़मीनी हकीकत क्या है वो जानें। हाँ बिल्कुल, और हालात वाकई बहुत गंभीर हैं। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद पूरी भयावहता दिखाता है। अप्रैल 2025 तक गजा में 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके थे। 62,000, ये संख्या ही दहलाने वाली है। हाँ, और ये तो वो आंकड़ा है जो कन्फर्म्ड है। और हाल के हफ्तों में जहां थोड़ी बहुत मदद पहुंच भी रही है, वहां भी सैकड़ों और मौतें हुई हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंसानी जिंदगियां हैं। और ये संकट सिर्फ मौतों तक ही नहीं है। भुखमरी का जो स्तर है वो अकल्पनीय है। अच्छा। 2024 के मध्य के आंकड़े बताते हैं कि गजा की लगभग, आप सोचें, 96% आबादी शदीद भुखमरी झेल रही थी। 96%? हाँ, लगभग सभी। और 3,45,000 से ज्यादा बच्चे वो कुपोषण और भुखमरी के बिल्कुल कगार पर थे, मतलब विनाशकारी जोखिम। हे भगवान, भुखमरी और मौतें, और रहने की जगह उनका क्या हुआ? वो भी लगभग खत्म। स्रोतों के मुताबिक गजा में करीब 90 से 95% घर, स्कूल, अस्पताल, पानी के सिस्टम, हाँ, सब कुछ, सब या तो बुरी तरह टूट चुका है या फिर मतलब पूरी तरह मलबे में बदल गया है। बिल्कुल, मलबे के ढेर बन गए शहर। लाखों लोग बेघर हैं, सिर छिपाने की जगह तक नहीं बची है। और जब बुनियाद ही तबाह हो जाए तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? जाहिर है। हाँ, अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गई है। गजा की जीडीपी, मतलब जो वहाँ की कुल आर्थिक गतिविधि है, उसमें 80% से ज्यादा की गिरावट आई है। 80% से ज्यादा? हाँ, और बेरोजगारी दर वो लगभग 80 से 90% पहुंच गई। 80-90% बेरोजगारी? इसका मतलब तो हुआ कि काम है ही नहीं किसी के पास। बिल्कुल, लगभग सारे कारोबार, सारे खेत सब बर्बाद हो चुके हैं। लोगों के पास कमाई का कोई जरिया, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। ये तो गजा की बात हुई। वेस्ट बैंक में भी तो हालात बहुत मुश्किल बताए जा रहे हैं। हाँ, गजा जितनी तबाही तो नहीं है, लेकिन मुश्किलें वहां भी बहुत ज्यादा हैं। वहां जीडीपी में करीब 23% की गिरावट आई है। 23%? वो भी कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और बेरोजगारी वहां भी लगभग 32% तक बढ़ गई है। और वहां की रोजमर्रा की जिंदगी? वो बहुत प्रभावित हुई है। इजरायली चौकियां, बस्तियों का विस्तार, हिंसा, इन सब की वजह से लोगों का आना जाना, काम पर जाना, बच्चों का स्कूल जाना, सब बहुत मुश्किल हो गया है। प्रतिबंध बहुत ज्यादा हैं। सही। तो मतलब दोनों ही जगह गंभीर संकट में है, बस शायद अलग अलग तरीके से। हाँ, चुनौतियां अलग जरूर है, पर गंभीर दोनों जगह हैं। और स्वास्थ्य और शिक्षा का संकट, वो दोनों ही जगह बहुत गहरा है। स्वास्थ्य का क्या हाल है? गजा में 600 से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमले हुए हैं। सोचिए, 600। बाप रे। 2025 की शुरुआत तक आधे से भी कम अस्पताल और प्राइमरी केयर सेंटर ही काम कर पा रहे थे। तो इलाज कैसे मिल रहा होगा लोगों को? बस जैसे तैसे। हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। बीमारों और घायलों की देखभाल करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है कई जगहों पर। और शिक्षा, बच्चों का क्या? शिक्षा का तो और भी बुरा हाल है। गजा में 7 लाख बच्चे, उनका पूरा स्कूल का साल बर्बाद हो गया। पूरा साल? हाँ, क्योंकि स्कूल बचे ही नहीं है, इमारतें तबाह हो चुकी हैं, और ऊपर से जो गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, उससे ये संकट और गहरा हो गया है। बच्चों तक सही जानकारी पहुंच ही नहीं पा रही। ये शारीरिक तबाही, आर्थिक बर्बादी, इसका लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा होगा? असर बहुत गहरा और शायद सबसे लंबे समय तक रहने वाला है। गंभीर PTSD, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, गहरी चिंता, डिप्रेशन, ये सब बहुत आम हो गया है। परिवार बिखर गए हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, मानसिक बोझ बहुत भारी है। इतनी निराशा और तबाही के बीच क्या कहीं कोई उम्मीद की बात भी है? राजनीतिक स्तर पर कुछ हो रहा है? देखिए, यहाँ एक विरोधाभास है जो ध्यान देने लायक है। अच्छा, क्या? एक तरफ जमीनी हालात बद से बदतर हैं, राजनीतिक गतिरोध भी है, लेकिन दूसरी तरफ जुलाई 2024 में बीजिंग में एक अहम बैठक हुई थी। बीजिंग में? हाँ, वहाँ हमास और फतह समेत 14 अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों ने आपसी मतभेद भुलाकर एकता की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। 14 गुट एक साथ? ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये एक कोशिश है। कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतने बिखराव के बीच एकता की ये कोशिश अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि अंदरूनी तौर पर ये कोशिश चल रही है। क्या इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ हलचल हुई? हाँ, कुछ हद तक हुई है। हाल के समय में आपने सुना होगा, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, इन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है। हाँ, ये खबरें आई थी। तो ये कदम एक तरह से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव का संकेत हो सकते हैं। शायद दुनिया का नजरिया भी थोड़ा बदल रहा है, खासकर वेस्ट बैंक में जो इजरायली बस्तियों का लगातार विस्तार हो रहा है, उसके विरोध में। तो अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़ने की कोशिश करें, एक तरफ तो ये अभूतपूर्व विनाश है, मानवीय त्रासदी है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ अंदरूनी एकता की कुछ कोशिशें और बाहरी दुनिया से मान्यता मिलने की थोड़ी उम्मीद। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये यही दिखाता है कि इतनी अकल्पनीय मुश्किलों और तबाही के बावजूद फिलिस्तीनी समुदाय कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान और गरिमा के लिए वो संघर्ष कर रहा है। इसी को शायद लचीलापन कहते हैं। बिल्कुल, लचीलापन शायद इसी का नाम है कि सब कुछ खोने के बाद भी आप फिर से जुड़ने की, एकता की, एक बेहतर भविष्य की तलाश जारी रखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब तो ये निकलता है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा जटिल है, नुकसान भारी है, लेकिन टिके रहने और आगे बढ़ने का जज्बा भी दिख रहा है। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है, मानवीय जरूरतों का संघर्ष,
राजनीतिक अधिकारों का संघर्ष और शायद सबसे बढ़कर एक सामान्य गरिमापूर्ण जीवन जीने की उम्मीद का संघर्ष। सही कहा। और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। इस भारी विनाश और मुश्किल हालात के बीच ये जो लचीलापन है, ये जो एकता की तलाश है, इसका असल